नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बजट 2019 पे विश्लेषण करेंगे। ये बजट 2019 इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हम जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे खास तौर से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारे पीयूष गोयल जी हैं, जो वर्तमान समय में मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। और ये मिनिस्टर कौन से हैं? रेलवे के। लेकिन इन्होंने ही बजट पेश किया है। तो दोस्तों, बजट जो पेश किया है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। अतिरिक्त प्रभार था इनके ऊपर, खास तौर से वित्त मंत्रालय का। तो इसलिए ये जिम्मेदारी इन्होंने की, क्योंकि जो हमारे वर्तमान में जो वित्त मंत्री थे वो कौन है? अरुण जेटली जी। तो वो इस समय अमेरिका में अपना इलाज कराने के लिए गए हैं। तो इसलिए इन्होंने बजट पेश किया है। पीयूष गोयल जी, इनका नाम आप याद रख लीजिए। और ये इनको जो जिस विभाग के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो खासतौर से रेलवे है। और इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया वो वित्त मंत्रालय का दिया गया है। तो ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, इसको काफ़ी याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ ये पेंशन स्कीम की बात हो रही है। ये प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र, दोस्तों असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है खासतौर से जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। संगठित का मतलब वही कि जो संगठित ना हो, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, रोज़ मिला रोज़ खा लिया, जिस तरीके से इनकी कोई निश्चित कमाई नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए मुख्य रूप से इस बजट में एक बहुत बड़ी राहत दी है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये 15,000 रुपये तक की आमदनी वाले जो भी लोग हैं, उन सभी को 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। 3,000 रुपये तक की पेंशन उनको दी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि न्यूनतम कर सीमा, ये बहुत बड़ी बात है खासतौर से मिडिल वर्ग के लिए, जो कि मिडिल वर्ग था उन लोगों के लिए। तो इसमें 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जो इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। और जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, इसको 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, बजट में जो प्रत्यक्ष कर प्रणाली जो है, उसके सरलीकरण के लिए 24 घंटे में रिफंड की घोषणा की गई है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वो जो देना भी चाहते हैं उसका जो प्रक्रिया है वो इतनी टफ है, इतनी कठिन होने के कारण कई बार लोग दे नहीं पाते, उनको समस्या होती है, जिसके कारण वो ज़्यादा से गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ का आरोप लगाते हैं। तो ये एक तरीके से सरलीकरण की प्रक्रिया पर इन्होंने विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया है, ताकि टैक्स का दायरा जो है बढ़ाया जा सके। दूसरी चीज़ दोस्तों देखते हैं कि 90% जो जीएसटी करदाता, उन लोगों को त्रैमासिक रूप में रिटर्न फाइल वो लोग अब कर सकते हैं। त्रैमासिक यानी कि 3 महीने पे रिटर्न अब फाइल कर सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य योजना, मनरेगा, SC ST जन कल्याण कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा उत्तर पूर्व में अधोसंरचना, यानी जो भी स्ट्रक्चरल, उनके आवंटन में वृद्धि की जाएगी, उनमें पैसा लगाया जाएगा काफ़ी पहले की अपेक्षा ज़्यादा। दूसरे इधर देख लेते हैं हम, गायों को जेनेटिक अपग्रेडेशन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जाएगी। यानी अभी तो हमारे देश की जो गायें हैं वो बहुत कम दूध देती हैं, कामधेनु आयोग की स्थापना की जा रही है। अगला देखते हैं हम दोस्तों, मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग की स्थापना की जाएगी। मत्स्य पालन पर विशेष रूप से इधर ध्यान दिया गया है। अगले महीने तक सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। योजना के तहत इसमें विद्युत कनेक्शन अगले महीने तक लगभग पूरे देश भर में कंप्लीट हो जाएंगे। पहली बार जो रक्षा बजट है उसको 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये दोस्तों अभी तक का सबसे बड़ी बात है। चलिए अगला देख लेते हैं। विमुद्रीकरण में के बाद से 3,38,000 कंपनियों का पंजीकरण रद्द हुआ। दोस्तों, ये सभी फर्जी कंपनियां थीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, इसे आप याद कर लीजिए परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटबंदी के बाद से 3,38,000 कंपनियां। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 2030 तक का भारत की सामाजिक आर्थिक के पूर्ण उपयोग के लिए 10 बिंदु वाला विजन दिया गया। कितने बिंदु वाला? 10 बिंदु। क्या रहेगा ये विजन 2030? तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 13 वर्षों में भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इससे ये अनुमान लगाया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे आपने नाम सुना ही होगा, GEM।
तो ये इसका विस्तार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो जेम होता है ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि आप जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है और उससे आप सामान खरीदते हो, तो इसी तरीके से ये जो जेम जो है ये भी भारत सरकार का ही एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे आप कोई भी व्यापारी जाके रजिस्ट्रेशन करवाता है और उस पर अपना सामान बेचता है। वो सामान जो कि ऑफिसों में इस्तेमाल होते हैं और उनको वो पर्टिकुलर ऑफिस यहाँ से परचेज़ कर लेता है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, पारदर्शिता रहती, बिचौलियों का खेल ख़त्म होता है और गवर्नमेंट संस्थानों में पारदर्शिता आती है, पैसे की बर्बादी नहीं होती है एक तरीके से। तो ये है GEM, जिसको ये इस बार के बजट में ध्यान दिया गया है कि इसको जितने भी केंद्रीय और सार्वजनिक उपक्रम होंगे उन सब में इसको प्रमोट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से कंटेनर कार्गो परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रह्मपुत्र के माध्यम से कंटेनर कार्गो, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र एक नदी है और नदी की खासियत ये है कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो काफ़ी सस्ता होगा। सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण पैसे की काफ़ी बचत होगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र का इससे विकास भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। किस नदी के माध्यम से कंटेनर कार्गो का बढ़ावा होगा, ये बजट 2019 में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। उत्तर पूर्व में अधोसंरचना के विकास के लिए आवंटन किया गया है कितना, तो ये 21% की वृद्धि। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट बेल्ट को पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक बहुत क्वेश्चन बनेगा, इसे पक्का बनेगा। तो एम्स ये पूछेगा कि एम्स कहाँ पर खोला जाएगा 2019 के बजट के हिसाब से, तो ये हरियाणा में खुलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे 1 लाख से अधिक गाँव को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट को मजबूत किया जाएगा। पायरेसी यानी कि वो जो मूवीज़ को आने के पहले या मूवीज़ जैसे आ जाती उसके बाद तुरंत ही क्या होता है कि अभी आप हाल ही में आप लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ देखी होगी जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ उनकी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। तो ये मीटिंग्स इसीलिए दोस्तों हुई रही होंगी कि ये पायरेसी को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि फिल्म निर्माता जो होते हैं उनको काफ़ी बड़ा घाटा लगता है। तो इस घाटे को रोकने के लिए वो लोग चाहते हैं कि पायरेसी रुके। पायरेसी रुकेगी तो आप सिनेमा हॉल तक पहुंचेंगे और सिनेमा हॉल तक पहुंचेंगे तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। ये वही बात है कि भारतीय फिल्म मेकर्स के लिए फिल्मों में शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था होगी। मतलब वो कहीं भी शूटिंग करेंगे तो एक सिंगल विंडो, ये नहीं कि बार बार 10 जगह फाइलें दौड़ रही हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता, इसे आप ऐसे जनरली में इसे याद कर सकते हैं। वित्तीय घाटे का अनुमान सकल घरेलू उत्पादन का 3.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए कहीं। दोस्तों किसानों के लिए भी कुछ देख लेते हैं इधर। इस बजट में किसानों के लिए फार्म सपोर्ट स्कीम की घोषणा की गई है। इसका लाभ 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को मिलेगा। फार्म सपोर्ट स्कीम, इसके अंतर्गत कितना दोस्तों, 2 एकड़ से कम भूमि के लोगों को क्या मिलेगा दोस्तों, तो इसमें किसानों को 6,000 रुपये मिलेगा साल भर में, और ये 3 किस्तों में आएगा, यानी कि 2,000 पहली किस्त में, 2,000 दूसरी किस्त में और 2,000 तीसरी किस्त में। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। तो एक तरीके से ये कैसे डायरेक्ट इनके अकाउंट में डाला जाएगा किसानों के। और ये कब से शुरू किया जा रहा है, 1 दिसंबर 2018, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च में जो किसान हैं वो अपनी पहली किस्त पा जाएंगे। समझ गए आप। तो ये जो पहली किस्त है 2,000 रुपये, ये पहली किस्त मार्च तक में किसानों के खातों में आ जाएगी। इससे 12 करोड़ सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं 12 करोड़ किसानों को जब इससे लाभ मिलेगा तो ये स्थिति उनकी सुधरेगी। इससे जो उनकी स्थिति है छोटी, जो कई सारी दिक्कतें हैं, वो इससे ज़रूर निजात उनको मिलेगी। किसानों के लिए दूसरी एक बड़ी जो चीज़ की गई है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में योगदान को जो बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों ये गोकुल मिशन खासतौर से दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए है, तो इस चीज़ को बढ़ा के 750 करोड़ रुपए कर दिया गया। पशुपालन मत्स्य क्षेत्र से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी जो KCC है
उसके द्वारा 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को 2% ब्याज अनुदान तथा समय का भुगतान करने पर अतिरिक्त 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही साथ बजट में गायों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए, ये तो हमने बता ही दिया, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के कल्याण के लिए निर्मित नियमों योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन करेगा। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग होगा, इसकी खासियत क्या होगी कि हमारे जो देश में जो गायें हैं उनकी नस्ल इस तरह की नहीं है कि अधिक दूध दे सके, तो इनकी नस्ल में सुधार किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो भी जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन या इनकी नस्ल में सुधार के और दूसरे जो तरीके होंगे उनको अपनाया जाएगा, खासतौर से चारे की गुणवत्ता को लेकर और दूसरे भी अन्य चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो इसका मेन मकसद दोस्तों यही है कि जो किसानों की आय है उसको 2022 तक दुगना करना। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी काफ़ी हद तक आमदनी उनके मवेशियों से आती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये महत्वपूर्ण बजट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते थे, वो हम आपके लिए लेके आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। साथ ही साथ जल्द ही वेबसाइट हमारी अपडेट हो रही है, तो उस पर भी हम इसको अपलोड कर देंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे आगे भी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।